हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी लॉ और कंपनी लॉ का आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। कंपनी लॉ यानी कि जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसको हम अच्छे से समझेंगे। यही हमारा कंपनी लॉ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंपनी लॉ लिखा होता है सिलेबस में या कॉर्पोरेट लॉ लिखा होता है, दोनों ही एक है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये सारे लेक्चर्स आप देख सकते हो। आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर मैं पूरा का पूरा कंपनी लॉ का आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ, कंपनी का ओवरव्यू देने वाला हूँ और बहुत सारे की पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, जिससे क्या होगा, आने वाले लेक्चर्स जो है वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। एक माइंड में पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा कंपनी का। और इस फर्स्ट लेक्चर से ही आपको एग्जाम के अंदर 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर से ही। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिकली भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। देखो, होता क्या है कि डायरेक्ट कोई भी कंपनी नहीं खुलती है। एक्चुअल में जब भी किसी भी बंदे के दिमाग में कोई बिजनेस करने का आइडिया आता है ना, तो वो पहले छोटा बिजनेस खोलता है, एक दुकान खोलता है कहीं, फिर पार्टनरशिप करता है कुछ लोगों से ताकि कैपिटल आ जाए, फिर वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसके बाद पब्लिक कंपनी में जब कोई कंपनी कन्वर्ट हो जाती है तो वो पब्लिक से फंड रेज कर सकती है, पब्लिक से पैसा रेज करके जो है अपना बिजनेस कर सकती है। इसको हम आईपीओ भी बोलते हैं, आईपीओ वगैरह आपने सुने होंगे। इन सारी टर्म्स को आज मैं टच करने वाला हूं। तो मैं अब एग्जाम्पल से समझाऊंगा। एकदम एग्जैक्ट अगर कंपनी लॉ को लेके बैठ गया तो हैवी वर्ड्स हैं, तो उससे आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो विथ एग्जाम्पल है ना, हम समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जो है, एक है ये हमारा मिस्टर ए, ठीक है, और ये है हमारा मिस्टर बी। ये दो बंदे हैं, इनके पास में कोई बिजनेस आइडिया है और ये चाहते हैं कि उस बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये क्या करें, बिजनेस इनका फॉर एग्जाम्पल के लिए चल भी रहा हो, छोटे लेवल पे चल रहा हो, अब वो उसको बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं ना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप है या प्राइवेट कंपनी है, अब उसको पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं। उससे फायदा ये होगा कि इनको फ्री का पैसा मिल जाएगा, पब्लिक से फंड रेज कर सकते हैं शेयर इशू करके। फ्री का पैसा का मतलब कोई गारंटेड रिटर्न नहीं देना होता है इनको, है ना। कोई कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड दे देंगे, तो वो वाला मामला होता है, आगे हम डिटेल में समझेंगे। तो अब इनको करना ये है कि इनको अपनी कंपनी का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो कोई भी कंपनी जो होती है उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, पहले हम वो समझते हैं, ताकि इनके पास पैसा आ जाए और ये अपने बिजनेस का एक्सपांसन कर सके। ठीक है, तो उसके लिए कंपनी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन समझते हैं सबसे फर्स्ट। प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन समझो या कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस बोलो, एक ही बात है। तो भैया जो ये लोग करते हैं, कंपनी का क्या करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इनकॉर्पोरेशन करवाते हैं, इन लोगों को हम बोलते हैं प्रमोटर। तो ये फर्स्ट की पॉइंट आ गया आपका कि प्रमोटर्स कौन होते हैं। तो प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ओके जी, अब इनके लिए इनको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले भैया तुम दोनों को जो है ना डीएसी लेना पड़ेगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब डीएसी जो होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है, याद रहेगा। अब डीएसी कहां से ले सकते हैं, तो ऑनलाइन अभी थोड़े टाइम पहले ये कंपनी का आईपीओ आया था, ई मुद्रा। तो ई मुद्रा से आप डिजिटल सिग्नेचर ले सकते हैं। और भी एक दो कंपनीज हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुद्रा ऐसा ही नाम है कुछ। तो वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई करके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। ओके, सेकंड नंबर क्या करना पड़ेगा भैया, इन लोगों को डिन नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि इनको बनना पड़ेगा डायरेक्टर। क्योंकि डायरेक्टर कौन होंगे कंपनी के, तो उससे रिलेटेड इनको डिन नंबर लेना पड़ेगा। तो डिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा। सर ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कैसे लेंगे, तो इसके लिए इनको DIR3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, ये सब सर डॉक्यूमेंट किसको फाइल करने पड़ेंगे, तो अधिकतर डॉक्यूमेंट जो हमको फाइल करने पड़ते हैं ROC को। ROC कौन होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है ना। तो बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं वहां पर आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का जो है ऑफिस मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आजकल ऑनलाइन भी हो गया है, आगे प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा भी। तो इनको आप जो है डिन नंबर आपको लेना होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और इसके लिए DIR3 फॉर्म आपको फाइल करना होता है। हाँ सर, ये कर लिए। अब थर्ड नंबर आपको काम करना होता है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स, जो कंपनी के बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। इसमें दो होते हैं, देखो, एक होता है MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, याद रहेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो सर फुल फॉर्म लिखा दो ना, आगे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, इन सब का एक एक अलग अलग टॉपिक आएगा चैप्टर वाइज, ठीक है। तो
अभी आप सिर्फ समझो, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म याद रखो। तो मेमोरेंडम एसोसिएशन सर ये होता क्या है? देखो ये कंपनी का ना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे किसी कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, ऐसे कैसे कंपनी का ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ओके, संविधान होता है कंपनी का। और एक होता है एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब ये क्या होता है? इसके अंदर कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। तो ये तो कंपनी का होता है कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, ठीक है, ये लिखे होते हैं। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट इनको तैयार करने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट कैसे तैयार करें? तो देखो सिंपल है, इनका परफॉर्मा जो है ना वो अवेलेबल है ना, कंपनीज एक्ट आपको प्रोवाइड करता है, आप गूगल पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो वो परफॉर्मा आपको मिल जाता है। तो उस हिसाब से आपको ये दोनों तैयार करने पड़ते हैं, जिसके अंदर कंपनी की बहुत सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। अब फिर क्या होता है, इसके बाद आपको नेम अप्रूवल लेना पड़ता है या नेम रिजर्वेशन कराना पड़ता है। भाई आपकी कंपनी का जो नाम है ना उसका रिजर्वेशन तो करवा दो। भाई आपकी कंपनी का जो नाम है किसी दूसरी कंपनी जैसा नहीं होना चाहिए, उससे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। तो जो आप कंपनी का नाम रख रहे हो वो अवेलेबल है या नहीं है, वो आरओसी आपको पूरा अच्छे से सजेस्ट कर देगा। आरओसी मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनीज से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो वो फॉर्म कौन सा है हमको वो याद रखना है। उसके लिए हमको INC 1 फॉर्म भरना पड़ता है। तो जब जैसे हमारा नेम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हाँ सर, फिर क्या करना होता है? उसके बाद नेक्स्ट, ये प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको पूरा कि किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं, प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर होता है, फिर भैया आपको एक फॉर्म भर के आरओसी के पास में जमा करवाना होता है। उस फॉर्म का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है SPINE+। सर याद कैसे रहेगा? तो देखो SP साहब NEICE, ठीक है। तो ये क्या है सर? प्लस ये है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, इसलिए ये जो ई वर्ड है छोटा वाला, ये इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में आ रहा है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रहे? देखो SP होते हैं ना, SP साहब वही, ठीक। तो SP साहब ICU, अब यू तो नहीं है, थोड़ा याद रखना, SP साहब IC, ठीक है। वास्तव में जाके किसी SP साहब को मत बोल देना, वो पता नहीं तुम के कहाँ, ठीक है। तो SPIC, ठीक है, E। अब ये क्या है? प्लस। अब इसमें देखो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देखो क्या होता है, सिंप्लीफाइड। S का मतलब क्या है? सिंप्लीफाइड। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूं, यहां लिख दूं, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ incorporating companies electronically प्लस, ये है इसका फुल फॉर्म। अरे यार जाके गूगल पे देख लेना, अच्छे से लिख देना, ठीक है। आया समझ में? तो SPIC, तो ये क्या है? ये फॉर्म है, इस फॉर्म को पूरा फिल करना होगा। इसके अंदर आपको MOA AOA अटैच करने होंगे, ये INC फॉर्म वगैरह डॉक्यूमेंट, DAC, ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सब कुछ आपको जो है इसमें फॉर्म में अटैच करके, और ये जो फॉर्म है फी पे करने के 6 नंबर स्टेप क्या हो जाएगा हमारा? फी पे करनी पड़ेगी, है ना। तो फी पेमेंट करने के बाद में ऑनलाइन ही फी पे हो जाएगी, और ये फॉर्म जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये फॉर्म आपको किसको सबमिट करना पड़ेगा? ये फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। तो जैसे आप ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को ये फॉर्म सबमिट कर देंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में, तो आरओसी आपकी कंपनी के पूरे फॉर्म को चेक करेगा, उसको सब कुछ सही लगेगा तो वो क्या करेगा? आपको आपकी कंपनी का जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा। तो ये जो है पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये था हमारा पॉइंट नंबर A, ठीक है। बी पॉइंट पे मैं बाद में आऊंगा। तो अब अगर अक्सर कुछ फॉर्म में गड़बड़ हुई तो आरओसी आपको मेल कर देगा, आपको वो सुधार करके वापस से सबमिट करना पड़ेगा। अब जैसे ही कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो जैसे ही कंपनी का आपको इनकॉर्पोरेशन वर्ड यूज होता है, रजिस्ट्रेशन वर्ड यूज नहीं होता है। जैसे ना सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कंपनी का ना, तो जैसे आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, अब क्या होगा? यहां पर कहानी स्टार्ट होती है कि कंपनी का हो गया भैया बर्थ,
हाँ भैया, जैसे इंसान का जन्म होता है ना, ऐसे कैसे कंपनी का भी जन्म होता है। तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद में कंपनी का बर्थ हो गया, और ये है बर्थ बाय लॉ, ना कि नेचर। इसीलिए कंपनी जो होती है उसको हम बोलते हैं, आपने देखा होगा कई बार डेफिनेशन के अंदर, आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन हम क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कंपनी का जो जन्म है वो बाय लॉ होता है। तो कंपनी खुद एक पर्सन है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है। ओके जी। और कंपनी अगर खुद पर्सन है, इसका मतलब कंपनी अपने नाम से बहुत काम कर सकती है। तो सबसे पहले क्या काम करेगी? तो इसके बाद कंपनी सबसे फर्स्ट क्या करेगी कि अपने नाम से पैन नंबर इशू करवा देगी। परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन होता है ना सबके पास, जैसे इंसानों के पास होता है, वैसे वैसे कंपनी का भी पैन भी होगा, कंपनी का टेन भी होगा, है ना। तो पैन, टेन, है ना, ये सब, और जीएसटी का टिन, ठीक है। तो ये सारे के सारे वो इशू करवा देगी। अच्छा, अपने नाम से बैंक के अंदर एक अकाउंट भी ओपन करवा देगी, करंट अकाउंट ओपन करवा देगी। कहां पर? बैंक के अंदर। तो ये सारा काम कंपनी कर लेगी। अब बोलोगे आप सर कंपनी कैसे करोगी? भाई कंपनी के वो जो डायरेक्टर्स हैं वो करेंगे। कौन से डायरेक्टर? जो हमने बताए थे भैया, हमारा DIR 3 फॉर्म भर के डिन नंबर लिया था और ROC को बोला था भाई ये कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर होंगे। तो वो सारे के सारे डायरेक्टर जो है वो कंपनी के नाम से ये काम करेंगे। कंपनी का पैन नंबर, टेन नंबर, डिन नंबर, बैंक अकाउंट, कंपनी की सील लगेगी उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और साइन डायरेक्टर के हो जाएंगे। और इस तरीके से मतलब कंपनी को जहां जहां साइन करने होते हैं वहां पर सील लग जाती है। ऑथोराइज्ड पर्सन डायरेक्टर होते हैं। ओके, तो इस तरीके से कंपनी का पूरा मामला चलता है। अब भैया कंपनी ओपन तो हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब क्या करना है भैया? तो अब ये देखो, ये प्रमोटर है ना, अगर ये प्रमोटर यहाँ डायरेक्टर बन गए तो ठीक है। अगर ये प्रमोटर यहाँ डायरेक्टर नहीं बने हैं तो कंपनी का इन प्रमोटर से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि कंपनी बोलती है भाई मैं तो तुमको जानती नहीं। तो ऐसा बाय लॉ होता है, ये आप काफ़ी जगह पढ़े भी होंगे, आप जाके थोड़ा क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि अगर ये डायरेक्टर आगे नहीं बनते हैं तो कंपनी का इनसे कोई लेना देना नहीं होता है प्रमोटर से। ओके, बट अधिकतर होता ये है कि ये यहाँ तो डायरेक्टर बन जाते हैं या आगे जाके कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, तो फिर वो कंपनी के मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। ओके जी, अब आगे क्या होगा सर? ये तो आ गया। अब भैया कंपनी को करना है बिजनेस, ठीक है। तो हमारा बी पॉइंट होता है स्टार्ट यहाँ से। कंपनी को क्या करना है? बिजनेस करना है। और बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए भैया? बिजनेस करने के लिए कंपनी को चाहिए पैसा, मनी, कैपिटल, है ना, क्योंकि कंपनी का एक्सपांशन करना है ना। तो जिस उद्देश्य से कंपनी को आपने रजिस्टर्ड कराया है बिजनेस करने के लिए, उसके लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए ना। तो अब पैसा और कैपिटल भैया आएगा कैसे? तो भैया इसका सिंपल सा एक तरीका होता है कि कंपनी के क्या निकाल दे? IPO। ऐसी कंपनीज, IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ऐसी कंपनीज जो प्राइवेट कंपनी थी और फर्स्ट टाइम पब्लिक कंपनी बन रही है, तो वो फर्स्ट टाइम IPO के थ्रू ही बनती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकालती है। क्योंकि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक में शेयर इशू करके फंड रेज नहीं कर सकती, तो उसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होके फिर वो IPO निकाल सकती है और IPO के जरिए वो फंड रेज करके बिजनेस कर सकती है। लेकिन अब ये IPO निकालना, फंड रेज करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और लंबा प्रोसेस है। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो देखिए, IPO निकालने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप पता है क्या होता है? वो होता है भैया आपको जो बोर्ड है ना उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी चीज़ है? नहीं, बोर्ड का मतलब यहाँ पर है बोर्ड अप्रूवल। देखो मैं लिख देता हूँ एक बार। बोर्ड अप्रूवल का मतलब होता है BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो कंपनी के डायरेक्टर्स है ना, फर्स्ट डायरेक्टर्स, उनका आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो अप्रूव करेंगे कि हाँ भाई, अप्रूवल दे देंगे, सहमति दे देंगे कि आप IPO ला सकते हो, शेयर पब्लिक में इशू कर सकते हो। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा? कंपनीज को यानी कि उनके डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा? ऐसा एक बैंकर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, मर्चेंट बैंकर बोल सकते हैं, जो कि सेबी अप्रूव्ड हो, सेबी ने जिसको सहमति कर दे दी हो। और ये जो बैंकर होगा ये क्या करेगा? ये आपको IPO इशू करवाने की पूरी फॉर्मेलिटीज, पूरे प्रोसेस में हेल्प करेगा। ये एक तरह का ब्रोकर होता है। ओके, तो ये जो बैंकर है, ये बैंकर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा और ये बैंकर सेबी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि अब शेयर्स वगैरह की बात आ गई ना तो वहां पर सेबी की एंट्री हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इन सबका पप्पा है सेबी। ओके,
अब ये बैंकर फॉर एग्जांपल के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी बैंकें हैं जो आईपीओ इशू करवाने का काम करती है और इसके बदले उन कंपनी से कमीशन या फी चार्ज करती है। जैसे ये कंपनी का थोड़ा टाइम पहले एक आईपीओ भी आया था, वो खुद ये काम करती है, के फिन टेक्नोलॉजी नाम से कंपनी है। ओके, आप जाके सर्च कर सकते हो। तो वो ऐसे बहुत सारे हैं, है ना, बैंकर्स जो सेबी अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है और वो आईपीओ निकालने का काम करते हैं। कोई भी कंपनी जब भी आईपीओ इशू करवाती है ना, तो इतना सस्ता नहीं होता है, 1-1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। इसका मतलब कोई भी आंखें बंद करके कंपनी रजिस्टर्ड करा के आईपीओ नहीं निकाल सकता, उसके पास पहले पैसा भी होना चाहिए, उस प्रमोटर के पास में, उस डायरेक्टर के पास में, और फिर वो कंपनी। इसलिए मैंने बोला था डायरेक्ट पब्लिक कंपनी नहीं होती है, पहले एक बिजनेस बहुत सालों तक एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट कंपनी के रूप में 5-10 साल तक बिजनेस करता है। उसके बाद में फिर वो उस बिजनेस के बेसिस पर, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर जो है पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए सेबी में अप्लाई करता है ना। तो अभी ये वही प्रोसेस चल रही है कि भैया कंपनी है 5-7 साल तक एज अ प्राइवेट कंपनी या एज अ पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस चल रहा था। अब ये उस बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं और उसके लिए इनको पैसा चाहिए, उसके लिए आईपीओ निकालना चाहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। और उससे क्या होगा, ये पब्लिक कंपनी भी बन जाएंगे। ओके, तो बोर्ड का अप्रूवल मिल गया आपको, अब बैंकर आपने अपॉइंट कर दिया सेबी से रजिस्टर्ड। फिर थर्ड नंबर क्या करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जो है ड्राफ्ट करना पड़ेगा, RHP। डी का मतलब ड्राफ्टिंग से है, आर का मतलब रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, मेन इसको एक वर्ड में बोले तो प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं। तो ये एक और टेक्निकल वर्ड आ गया प्रॉस्पेक्टस। तो आपको प्रॉस्पेक्टस जो है उसको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा। ये प्रॉस्पेक्टस होता क्या है, देखो इस प्रॉस्पेक्टस के अंदर कंपनी के बारे में फुल डिटेल होती है, फुल। ये प्रॉस्पेक्टस के अंदर ये कंपनी जो पहले क्या थी, उस समय उसने क्या बिजनेसेस किए, अभी प्राइवेट कंपनी है, पार्टनरशिप है, इसके 5-10 साल के पिछले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो सारे अटैच होते हैं। ये कंपनी का मार्केट में क्या वैल्यूएशन है, कौन डायरेक्टर है, कौन कंपनी का जो है ओनर है, सारी डिटेल इसमें दे रखी होती है। और ये भी दे रखा होता है कि कंपनी अभी जो आईपीओ के थ्रू फंड रेज कर रही है वो क्यों कर रही है, उस पैसे का क्या करेगी, क्या उस पैसे से अपने बिजनेस को एक्सपांशन करेगी, यानी कि फैक्ट्रीज लगाएगी या लोन का पेमेंट करेगी, तो वो क्या करेगी उस पैसे का। ओके, तो ये सब कुछ जो है इस रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर, यानी कि जिसको ड्राफ्ट वो करते हैं उसके अंदर डिटेल दे रखी होती है। और ये जो प्रोस्पेक्टस होता है ना, ये इशू किया जाता है सबसे पहले आरओसी को, उसके बाद में ये इशू किया जाता है सेबी को, मतलब उनके पास भेजा जाता है। आरओसी जो होता है वो जब बोल देता है हाँ भाई तुमने जो प्रोस्पेक्टस फाइल किया एकदम ओके है, जब सेबी जो है वो हाँ बोल देता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन सबका पप्पा, तो ये पप्पा जब बोल देता है कि भैया ओके, तो इसके ओके बोलने से ही फिर वो आईपीओ इशू हो सकता है, आगे प्रोसेस में जा सकता है। उसके बाद जैसे इन दोनों का हाँ आ जाता है, ये प्रोस्पेक्टस जो है कंपनी की वेबसाइट पर और जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है BSE NSE है ना, वहां पर, या फिर जो ब्रोकर्स होते हैं शेयर मार्केट के या फिर अंडरराइटर्स होते हैं, उनको इशू कर दिया जाता है। और वहां न्यूज़पेपर में भी इशू कर सकते हैं। तो उसके बाद में इस प्रोस्पेक्टस को पब्लिक पढ़ सकती है, अच्छे से समझ सकती है कि हाँ भाई ये कंपनी है, ये डिटेल है ना। हम देखते भी है ना, जैसे कोई आईपीओ आता है पहले उसकी न्यूज़ आती है, तब ये प्रोसेस चल रहा होता है सारा। जैसे यहाँ सेबी अप्रूव कर देता है वो प्रोस्पेक्टस इशू हो जाता है ना, वो RHP इशू हो जाता है। और हम आजकल तो डिजिटल युग है ना, आपने डीमेट अकाउंट ओपन करवा ही रखा होगा, ग्रो में करवा रखा होगा, या फिर आपने एंजल वन में करा रखा होगा, जेरोदा काइट में करवा रखा होगा, 5 पैसा में करवा रखा होगा, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर बैठे हैं। तो वहाँ से आप आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रोस्पेक्टस को पढ़ सकते हैं। आज के दिन भी किसी कंपनी का एक कोई लैब मैंने देखा था आईपीओ आया हुआ है, ठीक है, तो उसका भी प्रोस्पेक्टस आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपको प्रोस्पेक्टस देखना है कि कैसा होता है, कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब वो प्रोस्पेक्टस क्या होगा, लोग पढ़ेंगे, इन्वेस्टर्स पढ़ेंगे, और अगर उनको लगेगा कि नहीं अच्छा है, कंपनी अच्छी है, सोच अच्छी है, एक्सपांसन कर रही है, पिछला रिकॉर्ड भी अच्छा है, डायरेक्टर भी अच्छे हैं, प्रमोटर्स भी अच्छे हैं, तो वो फिर कंपनी क्या करेगी, वो लोग क्या करते हैं, उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं। एक डेट डिसाइड कर दी जाती है, उस डेट पर आपको पैसा जो है जमा कराना होता है। आपका पैसा जमा कराने का मतलब, जैसे हम कोई आईपीओ में अप्लाई करते हैं ना, तो होता ये है कि हमारे बैंक अकाउंट में वो पैसा ब्लॉक हो जाता है,
उसके बाद में जब वो आईपीओ अलॉट होता है, शेयर अलॉट होते हैं, हमको अगर शेयर मिल जाते हैं तो वो पैसा उस कंपनी के पास चला जाता है। और अगर हमें शेयर नहीं मिलते हैं किसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं तो हर किसी को नहीं मिलता है, तो उस केस के अंदर हमारा पैसा अनब्लॉक हो जाता है। एज ए इन्वेस्टर की मैं बात बता रहा था। अब कंपनी में चलते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि ये प्रॉस्पेक्टस जैसे इशू हो जाता है, ठीक है, एक ड्यू डेट पर कंपनी के पास, कंपनी क्या कर देती है, सारे के सारे अपने शेयर्स जो है, 4th नंबर बता देता हूं। अच्छा, इस कंपनी के ना एक चीज और होती है कि इस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना जरूरी होता है, ये भी समझना थोड़ा, है ना। यानी कि लिस्टेड होनी चाहिए कंपनी, आईपीओ निकालने से पहले इसको लिस्टेड कंपनी बनने के लिए अप्लाई करना होगा। लिस्टेड का मतलब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। हमारे इंडिया के अंदर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कौन से हैं, बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये 2 मेन है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, 18-19 है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम यहीं पर होता है। ओके, तो इस स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को लिस्टेड होना पड़ेगा, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद में एक डेट पर क्या होगा, आईपीओ इशू हो जाएगा, यानी कि जो कंपनी के शेयर है वो चले जाएंगे किसके पास, शेयर होल्डर्स के पास, जो जो लोग अप्लाई करेंगे ना उनके पास। तो इनको पब्लिक मानो या इन्वेस्टर मानो, ठीक है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो बहुत सारे लोग जो क्या करेंगे, सबसे पहले अप्लाई करेंगे, जो डेट दे रखी होगी प्रॉस्पेक्टस के अंदर, ठीक है। ओके, तो इन्होंने कर दिया अप्लाई, और कंपनी क्या कर देगी, इनको शेयर इशू कर देगी, शेयर इशू कर देगी। और ये इन्वेस्टर जो है ये कंपनी के बन जाएंगे शेयर होल्डर। तो इनको शेयर होल्डर बोलो या इनको कंपनी का मेंबर बोलो, एक ही बात है। और जैसे ही ये कंपनी के शेयर इनके पास में आ जाएंगे ना, तो ये कंपनी के शेयर होल्डर मेंबर वगैरह बन जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, ये शेयर होल्डर मेंबर जो है इनके पास में बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं। ये जो है मेंबर है, ओनर है, क्योंकि उन्होंने शेयर कैपिटल लगाई है। जैसे अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मुझे कैपिटल लगानी पड़ेगी ना, तो कैपिटल लगाऊंगा तो मैं उस बिजनेस का ओनर बन जाऊंगा, तो ये भी ओनर है। लेकिन सारे के सारे सर ओनर है, हजारों ओनर है, लाखों ओनर है, बिल्कुल है। तो सबसे बड़ा ओनर कौन है, जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स है वो सबसे बड़ा ओनर होता है। अब होता क्या है, देखो समझना, जब कंपनी ये शेयर इशू कर रही होती है ना, उस समय ये प्रमोटर्स जो होते हैं ये कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, और ये भी कंपनी के क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं, क्योंकि इनको तो अपनी कंपनी पे पूरा विश्वास होता है। तो ये सबसे ज्यादा अच्छी मात्रा में शेयर्स परचेज कर लेते हैं। ओके जी, ठीक। ये मैं आपको सिंप्लीफाइड कर रहा हूं थोड़ा सा, है ना, बाकी इसमें से रिलेटेड पॉइंट्स तो बहुत सारे और भी हैं। अब मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लेते हैं कंपनी ने जो है थोड़ा सिंपल रखने की छोटा एग्जाम्पल लेता हूं। वैसे करोड़ों में, है ना, 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ शेयर इशू होते हैं, इस तरीके से होते हैं, है ना। ठीक है, चलो मैं आप बोलो तो ले लूँ एग्जाम्पल। मान लेते हैं कंपनी ने जो है 10 करोड़ शेयर इशू किए हैं, ठीक है, शेयर इशू किए हैं। ओके, और एक शेयर जो है वो कितने का है, 10 रुपए का है। तो कंपनी के पास में कितना फंड आ गया, 100 करोड़ रुपए आ गए। उस 100 करोड़ रुपए से कंपनी क्या करती है, बिजनेस। भाई 10 करोड़ शेयर्स है, तो ये हो गया नंबर ऑफ शेयर, और एक शेयर 10 रुपए का है। एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का। तो 10 करोड़ शेयर कितने रुपए के हो गए, 100 करोड़ रुपए के। तो 10 करोड़ शेयर इशू कर दिए, 10 रुपए का एक है, कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए आ गए, और अब कंपनी उस 100 करोड़ से क्या करेगी, बिजनेस करेगी। ओके जी, अब क्या होगा, देखो सबसे पहले तो ये जो बंदे हैं, अब ये कंपनी के क्या है, शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के मेंबर हैं, है ना, कंपनी के ओनर हैं, और अधिकतर इनको इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं। अपने इंडिया के अंदर इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ शेयर्स में हम पढ़ेंगे, 2 टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी भी होते हैं, प्रेफरेंस भी होते हैं। मैं यहाँ पर इक्विटी की बात कर रहा हूँ। तो जैसे इनको इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं ना, कंपनी के एक तरीके से ओनर हो जाते हैं। फिर डायरेक्टर क्या करता है, एक बुलाता है भैया एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, फर्स्ट एजीएम बोल सकते हैं। एजीएम का मतलब क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। डायरेक्टर्स जो है बुलाते हैं। ये मीटिंग जिनकी होती है, इन शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे शेयर होल्डर जो है वो आ जाते हैं इसके अंदर। मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर भी बोल सकते हैं, मीटिंग ऑफ मेंबर या शेयर होल्डर। और इस मीटिंग के अंदर क्या लिए जाते हैं, बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
कि भैया जो 100 करोड़ रुपए आए ना उससे कहाँ प्लांट लगाना है, उस फैक्ट्री में कौन सी मशीनरी परचेज करनी है, किस तरीके से वो मतलब इम्प्लीमेंट किया जाता है उस प्लान को, तो उससे रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं। और डिसीजन लेने, इसके अलावा जो डायरेक्टर्स है वो जो पहले था उसको हटा के अब नया डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। ओके, और एक नहीं 4-5 डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, वुमेन डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर, आजकल तो बहुत सारे लॉ आगे आ गया है, डायरेक्टर वाले चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो वो डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि ये जो मेंबर्स होते हैं ना, जो शेयर होल्डर होते हैं वो लाखों में होते हैं, कोई वो थोड़ी काम करते हैं कंपनी के अंदर आके, नहीं, वो एक मैनेजमेंट टीम को, डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं, वो डायरेक्टर कंपनी को चलाते हैं। ओके, तो कौन से डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से काम करना है, वो उससे रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस जो है वो लेते हैं ये इन्वेस्टर। कहाँ लेते हैं? एजीएम के अंदर। अब सर डिसीजन लेंगे कैसे? तो डिसीजन लेने के लिए इनके पास में एक बहुत ही अच्छा राइट होता है, वोटिंग राइट। जैसे हमारे भारत के अंदर कौन सी सरकार आएगी वो कौन डिसाइड करते हैं? वोटर्स डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी पावर है वोट देने की पावर। अगर वो सोचे तो किसी भी गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं और किसी भी गवर्नमेंट को उठा सकते हैं, मतलब कौन सी भी पार्टी को हटा सकते हैं, कौन सी पार्टी को ला सकते हैं। तो ऐसे कैसे इनके पास डिसीजन पावर, वोटिंग राइट होता है। अगर मेरे पास 1 शेयर है तो मेरे पास एक शेयर 1 शेयर 1 वोट है। मेरे पास 100 शेयर है तो मैं 100 वोट दे सकता हूँ, समझ गए ना, इस तरीके से। और 51% से ज़्यादा किसी कोई अगर निर्णय लेना है, कोई डिसीजन लेना है कि भाई ये काम करना है या नहीं, तो अगर पक्ष में 50% वोट आ गए तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। तो उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे रेजोल्यूशंस होते हैं। 2 तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, एक होता है OR का मतलब होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इसमें क्या होता है, अगर 51% जो ओनर है, शेयर होल्डर, वो बोल रहे हैं हाँ तो काम हाँ होगा, और अगर वो बोल रहे हैं ना तो ना, तो 51% से डिसाइड होता है। एक होता है SR स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन में जो है 75% वोटिंग चाहिए और इसमें 51% वोटिंग चाहिए। तो ये स्पेशल रिजोल्यूशन किस केस में होता है, और ये वाला OR ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन किस केस में पास किया जाता है, वो भी हम आगे डिटेल में करेंगे। तो वो कंपनीज एक्ट के अंदर दे रखा होता है। अब होगा क्या, इस वोटिंग राइट से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस ले लिए, और मेन बहुत अच्छा डिसीजन जो होता है वो होता है डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं आगे 1 साल के लिए, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। अब 1 ईयर तक वो डायरेक्टर क्या करता है, अपने इस बिजनेस को रन करता है, वो पूरी मैनेजमेंट टीम खड़ी करता है, बहुत सारी पॉलिसीज बनाता है ना, स्ट्रेटजीज बनाता है और बिजनेस करता है वो। ठीक है, पूरा प्रैक्टिकली काम होने लग जाता है फैक्ट्री में, जो है मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाती है, प्रोडक्ट जो है सेल होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से 1 ईयर तक ये काम करता है। 1 साल तक पूरा बिजनेस करने के बाद में आफ्टर 1 ईयर ये वापस एजीएम बुलाता है, एनुअल जनरल मीटिंग, और ये सारे के सारे मेंबर वापस आते हैं। ठीक है, इस एजीएम के अंदर। बट इस बार इस एजीएम के अंदर ये जो डायरेक्टर है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, ये सारी प्रेजेंट करता है कि भैया देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ गए ना, स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट कंपनी की, कैश फ्लो, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट, ये सब प्रेजेंट करता है। और जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर है, मेंबर है, वो यहाँ आके इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, पब्लिक भी पढ़ सकती है, ऑनलाइन भी डाउनलोड करके वेबसाइट जो हर कंपनी की वेबसाइट पे जाना, वहाँ इन्वेस्टर के टैब पर क्लिक करना, वहाँ पर आपको उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिख जाएंगे, तो वो आप पढ़ सकते हो। उससे ये पता चलेगा कि 1 ईयर में जो इस डायरेक्टर ने काम किया है वो कैसा किया है, कंपनी की सेल्स कितनी बड़ी है, प्रॉफिट कितना बड़ा है, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, वो उस डायरेक्टर की काबिलियत को दिखाएगा ये रिपोर्ट। ओके, और उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि इस डायरेक्टर को आगे वापस रीअपॉइंट करना है या इसकी जगह किसी दूसरे को जो है रखना है। ओके, अब यहाँ पर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए कंपनी को पता चल जाता है कि इसको प्रॉफिट कितना हुआ। मान लेते हैं हमारी कंपनी को फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट जो है वो 200 करोड़ का हुआ है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, या 200 तो ज़्यादा हो जाएगा, मैं कम मान लेता हूँ आपको समझाने के लिए। कंपनी को प्रॉफिट हुआ मान लेते हैं 50 करोड़ का। अब मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, यानी कि सारे एक्सपेंसेस वगैरह लेस करने के बाद में, सब कुछ करने के बाद में एंड में 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और ये प्रॉफिट कितना है? शेयर होल्डर का। ये प्रॉफिट किसका है? शेयर होल्डर का। अच्छा, शेयर होल्डर हमारे पास है कितने, नंबर ऑफ शेयर होल्डर, ये देखो, ये रहे। यहाँ पर 2 चीजें बताई थी, एक तो 100 करोड़, 100 करोड़ तो रुपए थे, वो तो शेयर कैपिटल थी। मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ शेयर्स, वो थे 10 करोड़।
10 करोड़ शेयर थे, एक 10 रुपए का शेयर है तो 100 करोड़ रुपए हमारे पास में आए थे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10 करोड़। तो 10 करोड़ का इसमें कर दो डिवाइड। तो जैसे हम 10 करोड़ का इसमें डिवाइड करेंगे, ये रुपीज है और ये नंबर ऑफ शेयर्स है, तो हमारे पास जो आंसर आता है, जैसे यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, सॉरी ये आ जाएगा 0 से 0 5 करोड़। तो ये 5 करोड़ नहीं, 5 रुपीज। ये 5 रुपीज जो है ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये क्या आ गया? अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। मतलब एक शेयर पर 5 रुपए की अर्निंग हुई है। एक शेयर 10 रुपए में खरीदा और फर्स्ट ईयर 5 रुपए की अर्निंग हो गई, तो कंपनी तो बहुत अच्छी है। आया समझ में? अब ये जो ईपीएस आया, अर्निंग पर शेयर, इसको या तो दो काम किए जाते हैं, वो भी शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं। ये पर शेयर है बेटा, है ना, अर्निंग पर शेयर, पीएस मतलब पर शेयर, तो ये 5 रुपए पर शेयर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। ओके, तो अब यहां पर दो कर सकते हैं, या तो इसको दे दो डिविडेंड के रूप में, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिविडेंड दे दो। डिविडेंड मतलब शेयर होल्डर को दे दो। अब अगर किसी के पास शेयर होल्डर को पूरे के पूरे 5 रुपए दे दो भैया, 5 रुपीज दे दो, इसका मतलब ये हो गया अगर मेरे पास एक शेयर है तो मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट में हिस्सा मिल गया। अगर किसी के पास 2 शेयर है तो उसको 10 रुपए मिलेंगे, किसी के पास 100 शेयर है तो उसको 500 रुपए मिलेंगे, किसी के पास 1000 शेयर है तो उसको 5000 रुपए मिलेंगे। समझ में आ गया? तो ये होता है डिविडेंड, यानी कि प्रॉफिट में हिस्सा, इसको डिविडेंड बोलते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, रिटेन भी कर सकते हैं इसको, रिटेन, उसको रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं। यानी कि अगर सारे इन्वेस्टर्स यानी कि शेयर होल्डर्स ये डिसीजन ले ले कि भैया डिविडेंड मत दो, ये जो अभी 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है इसको वापस बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर दो, कंपनी में, तो ऐसा भी हो सकता है। फिर 5 रुपीज पूरे के पूरे क्या कर लो, रिटेन, फिर डिविडेंड क्या दे दो, 0, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि ऐसा करो 3 रुपए डिविडेंड दे दो, 2 रुपए यहाँ रख दो, तो 5 रुपए का इस तरीके से आप इस्तेमाल ईपीएस का कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा कंपनी का ओवरव्यू। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इस बार कोशिश करी है बहुत सारे पॉइंट्स को साथ में लाने की। अब मैं उसमें कामयाब हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ वो तो आप बताएंगे। आप कैसे बताएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर्स लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।